हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 का पार्ट 1 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 का लेक्चर अपलोड हो चुका है और मैंने क्लास 9 इकोनॉमिक्स का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से चैप्टर 1 के लेक्चर को देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लें, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 2, पीपल एज रिसोर्स, संसाधन के रूप में लोग। आज हम लोग चैप्टर 2 के पार्ट 1 को कवर करेंगे। इसमें हम इन टॉपिक्स को एक एक करके डिटेल में समझेंगे। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ओवरव्यू, अवलोकन। द चैप्टर पीपल एज रिसोर्स इज एन एफर्ट टू एक्सप्लेन पॉपुलेशन एज एन एसेट फॉर द इकोनॉमी रादर देन ए लाइबिलिटी। देखिए, जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो हमें लगता है कि ज्यादा पॉपुलेशन का मतलब लाइबिलिटी है, बोझ है, देश के इकोनॉमी के लिए एक लाइबिलिटी है। बट अगर यही पॉपुलेशन पढ़ी लिखी हो, प्रोडक्टिव तो हो सकता है यही पॉपुलेशन हमें एसेट की तरह दिखने लगती। पीपल एज रिसोर्स चैप्टर में हम पॉपुलेशन को एज लाइबिलिटी नहीं, एज एसेट की तरह समझने का प्रयास करेंगे। संसाधन के रूप में लोग अध्याय जनसंख्या की अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में व्याख्या करने का प्रयास है। पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। इन फैक्ट, ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉडीड इन देम। पॉपुलेशन को ह्यूमन कैपिटल में कैसे कन्वर्ट किया जाए? अगर पॉपुलेशन में इन्वेस्ट किया जाए तो पॉपुलेशन ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हो सकती है। तो अब सवाल आता है कि कैसा इन्वेस्टमेंट करना है। तो देखिए, पॉपुलेशन के एजुकेशन में, ट्रेनिंग में, मेडिकल केयर में इन्वेस्टमेंट किया जाए, मतलब पॉपुलेशन को पढ़ाया लिखाया जाए, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाए किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ स्किल्स में, उन्हें मेडिकल केयर प्रोवाइड किया जाए ताकि वे हेल्दी रह सके। लोगों में स्किल्स का, प्रोडक्टिव नॉलेज का जो स्टॉक है, उसे ही ह्यूमन कैपिटल कहा जाता है। जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। वास्तव में मानव पूंजी कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। इंट्रोडक्शन, परिचय। पीपल एज रिसोर्स इज अ वे ऑफ रिफरिंग टू ए कंट्रीज वर्किंग पीपल in terms of their existing productive skills and abilities। लोगों की जो प्रोडक्टिव स्किल्स और एबिलिटीज हैं, जिसके बेसिस पे वे अपने देश के प्रोग्रेस के लिए काम करते हैं, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उन्हें पीपल एज रिसोर्स बोला जाता है। संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। Looking at the population from this productive aspect emphasizes its ability to contribute to the creation of the gross national product। एक पॉपुलेशन की प्रोडक्टिविटी और उसकी एबिलिटी ही ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को क्रिएट करती है। मतलब जो देश में सामान वगैरह बन रहा है, उसमें किस तरीके से ये पॉपुलेशन मदद कर सकती है, इन्वॉल्व हो सकती है, उस पे हम यहां फोकस करेंगे। उत्पादक पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। देखिए, इस इमेज में ह्यूमन कैपिटल यानी मानव पूंजी को दिखाया गया है। यहां एक डॉक्टर है जो कि मेडिकल केयर प्रोवाइड कर रहा है, ये एक ह्यूमन कैपिटल है। यहाँ पे एक टीचर है जो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, ये भी एक ह्यूमन कैपिटल है। यहाँ पर एक इंजीनियर, एक टेलर है, ये भी एक ह्यूमन कैपिटल है। Like other resources, population also is a resource, a human resource।
This is the positive side of a large population that is often overlooked when we look only at the negative side, considering only the problems of providing the population with food, education, and access to health facilities. दूसरे रिसोर्सेज की तरह ही पॉपुलेशन भी एक रिसोर्स है। इसे ह्यूमन रिसोर्स कहा जाता है। जब हम पॉपुलेशन के प्रोडक्टिव साइड को देखते हैं तो हमें इसका पॉजिटिव साइड दिखाई देता है और तब हमें पॉपुलेशन एसेट लगता है। अगर हम पॉपुलेशन के नेगेटिव साइड को देखें तब हमें ये लायबिलिटी नजर आता है, जैसे पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करना और इसमें खर्च होता है। दूसरे संसाधनों की भांति ही जनसंख्या भी एक संसाधन है, एक मानव संसाधन। यह विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है जिसे प्रायः उस वक्त अनदेखा कर दिया जाता है जब हम इसके नकारात्मक पहलू को देखते हैं, जैसे भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की जनसंख्या तक पहुंच से संबंधित समस्याओं पर विचार करते समय। When the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we call it human capital formation that adds to the productive power of the country, just like physical capital formation. जैसे फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन यानी भौतिक पूंजी निर्माण देश की प्रोडक्टिव पावर को बढ़ाती है, ठीक उसी तरीके से जब हम लोगों को एजुकेट करते हैं, उन्हें मेडिकल केयर प्रोवाइड करते हैं, तो वे ह्यूमन रिसोर्स बनते हैं। फिर इसी ह्यूमन रिसोर्स को और ज्यादा डेवलप करने के लिए उसे और ज्यादा एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर प्रोवाइड करे तो इससे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन यानी मानव पूंजी निर्माण होगा। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से भी देश की प्रोडक्टिव पावर बढ़ती है। जब इस विद्यमान मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा और विकसित किया जाता है, तब हम इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं, जो भौतिक पूंजी निर्माण की ही भांति देश की उत्पादक शक्ति में वृद्धि करता है। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर yields a return just like investment in physical capital. जैसे फिजिकल कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करने से हमें रिटर्न मिलता है, ठीक वैसे ही ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करने से हमें रिटर्न मिलेगा। ये इन्वेस्टमेंट हम कैसे कर सकते हैं? ये इन्वेस्टमेंट हम एजुकेशन के थ्रू कर सकते हैं, ट्रेनिंग के थ्रू कर सकते हैं, मेडिकल केयर के थ्रू कर सकते हैं। मानव पूंजी में निवेश शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवा के द्वारा भौतिक पूंजी की ही भांति प्रतिफल प्रदान करता है। This can be seen directly in the form of higher incomes earned because of higher productivity of the more educated or the better trained persons, as well as the higher productivity of healthier people. जब हम लोगों को एजुकेशन, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, अच्छी मेडिकल केयर प्रोवाइड करेंगे, तो लोग ज्यादा प्रोडक्टिव बनेंगे, हेल्दी बनेंगे और इसके वजह से वे ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे और ज्यादा इनकम कर पाएंगे और इससे देश की इनकम बढ़ेगी, देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अधिक शिक्षित या बेहतर प्रशिक्षित लोगों की उच्च उत्पादकता के कारण होने वाली अधिक आय और साथ ही अधिक स्वस्थ लोगों की उच्च उत्पादकता के रूप में इसे प्रत्यक्षतः देखा जा सकता है। Not only do the more educated and the healthier people gain through higher incomes, society also gains in other indirect ways because the advantages of a more educated or a healthier population spreads to those also who themselves were not directly educated or given health care. ना केवल ज्यादा एजुकेटेड और हेल्दी लोगों को फायदा होगा, बल्कि इससे सोसाइटी को भी फायदा होगा, क्योंकि जो एजुकेटेड हैं, स्किल्ड हैं, हेल्दी हैं, उन्हें एजुकेशन की, अच्छे हेल्थ की, स्किल्स की इंपॉर्टेंस पता है, तो वे इसे आगे भी फैलाएंगे, जिससे उन्हें भी फायदा होगा जिन तक एजुकेशन, मेडिकल केयर नहीं पहुंच पाई है। उच्च आय से न केवल अधिक शिक्षित और अधिक स्वस्थ लोगों को लाभ होता है, बल्कि समाज को भी अप्रत्यक्ष तरीकों से लाभ होता है, क्योंकि अधिक शिक्षित या अधिक स्वस्थ जनसंख्या का लाभ उन लोगों तक भी पहुंचता है जो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उतने शिक्षित नहीं हैं या उतनी स्वास्थ्य सेवाएं उन्हें प्रदान नहीं की गई हैं। इनफैक्ट, ह्यूमन कैपिटल इज वन वे सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल।
Human resource can make use of land and capital. Land and capital cannot become useful on its own. लैंड और फिजिकल कैपिटल जैसे रिसोर्सेज से भी ज्यादा सुपीरियर ह्यूमन कैपिटल है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज ही लैंड और फिजिकल कैपिटल यूटिलाइज करता है। लैंड और कैपिटल खुद से उपयोगी नहीं हो सकते। वास्तव में मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधनों जैसे भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव संसाधन भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है। भूमि और पूंजी अपने आप उपयोगी नहीं हो सकते। फॉर मेनी डिकेड्स इन इंडिया, अ लार्ज पॉपुलेशन हैज बीन कंसिडर्ड अ लायबिलिटी रादर देन एन एसेट। बहुत सालों तक भारत में पॉपुलेशन को लायबिलिटी की तरह देखा जाता था, इसको एसेट नहीं समझा गया। अनेक दशकों से भारत में विशाल जनसंख्या को एक परिसंपत्ति की अपेक्षा एक दायित्व माना जाता रहा है। बट अ लार्ज पॉपुलेशन need not to be a burden for the economy. It can be turned into a productive asset by investment in human capital. For example, by spending resources on education and health for all, training of industrial and agricultural workers in the use of modern technology, useful scientific researches, and so on. ऐसा जरूरी नहीं है कि एक बड़ी जनसंख्या इकोनॉमी के लिए बर्डन हो। हमने समझा कि एजुकेशन में, हेल्थ में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के यूज को लेकर ट्रेनिंग देते हैं, यूजफुल साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, तो एक बड़ी जनसंख्या को प्रोडक्टिव एसेट में बदला जा सकता है। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि एक विशाल जनसंख्या देश के लिए दायित्व ही हो। मानव पूंजी में निवेश द्वारा इसे एक उत्पादक परिसंपत्ति में बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए, सबके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य, आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग में औद्योगिक और कृषि श्रमिकों के प्रशिक्षण, उपयोगी वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर संसाधनों के व्यय द्वारा। India's Green Revolution is a dramatic example of how the input of great knowledge in the form of improved production technologies can rapidly increase the productivity of scarce land resources. भारत का ग्रीन रिवॉल्यूशन इसका एक एग्जाम्पल है कि कैसे इंप्रूव्ड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी से फिक्स्ड लैंड पे फार्म प्रोडक्शन को इंक्रीज किया गया। भारत की हरित क्रांति एक नाटकीय उदाहरण है कि किस प्रकार बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकी के रूप में अधिक ज्ञान रूपी आगत दुर्लभ भूमि संसाधन की उत्पादकता में तीव्र वृद्धि ला सकता है। India's IT revolution is a striking instance of how the importance of human capital has come to acquire a higher position than that of material, plant and machinery. भारत के आईटी रिवॉल्यूशन ने दिखाया कि ह्यूमन कैपिटल में कितनी ताकत है, ह्यूमन कैपिटल का कितना इंपॉर्टेंस है कि वो मटेरियल, प्लांट और मशीनरी से भी बड़ा कुछ कर सकता है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति एक आश्चर्यजनक उदाहरण है कि भौतिक मशीनरी तथा प्लांट की अपेक्षा मानव पूंजी के महत्व ने किस प्रकार उच्च स्थान प्राप्त कर लिया है। The two following cases illustrate how people can try to become a more productive resource. निम्नलिखित दो उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि लोग अधिक उत्पादक संसाधन बनने का प्रयास करते हैं। स्टोरी ऑफ सकल, सकल की कहानी। There were two friends, Vilas and Sakal, living in the same village, Semapur. Sakal was a 12-year-old boy. His mother Sheila looked after domestic chores. His father Bhuta Chaudhary worked in an agricultural field. सेमापुर गांव में दो दोस्त रहते थे, विलास और सकल। सकल की एज 12 वर्ष थी। सकल की मां शीला घर के कामकाज देखती थी। सकल के पिता बूटा चौधरी खेत में काम करते थे। Sakal helped his mother in domestic chores. He also looked after his younger brother Jitu and sister Situ. His uncle Shyam had passed the matriculation examination but was sitting idle in the house as he had no job. सकल अपनी मां की घर के कामकाज में मदद करता था। वो अपने छोटे भाई जीतू और बहन सीतू की भी देखभाल करता था। उसके चाचा श्याम ने मैट्रिक का एग्जाम पास किया था, लेकिन वो घर में बैठा था क्योंकि उसके पास कोई जॉब नहीं थी। Bhuta and Sheila were eager to teach Sakal. They forced him to join the village school, which he soon joined.
बूटा और शीला यानी सकल के माता पिता सकल को पढ़ाना चाहते थे। उन्होंने उसे गांव के स्कूल को ज्वाइन करने के लिए फोर्स भी किया था और उसने ज्वाइन किया भी था। He started studying and completed his higher secondary examination. His father persuaded him to continue his studies. He raised a loan for Sakal to study a vocational course in computers. उसने पढ़ाई शुरू की और अपना हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन पास कर लिया। उसके पिता ने उसे आगे पढ़ाई कंटिन्यू करने को कहा। उन्होंने सकल के कंप्यूटर के वोकेशनल कोर्स के लिए लोन लिया। Sakal was a meritorious and interested in studies from the beginning. With great vigor and enthusiasm, he completed his course. सकल पढ़ने में अच्छा था और उसकी पढ़ाई में रुचि भी थी। उसने लगन और उत्साह से अपना कोर्स पूरा कर लिया। After some time, he got a job in a private firm. He even designed a new kind of software. कुछ समय बाद उसे एक प्राइवेट फर्म में नौकरी भी मिल गई। उसने एक नए प्रकार के सॉफ्टवेयर को डिजाइन भी किया। This software helped him increase the sale of the firm. His boss acknowledged his services and rewarded him with a promotion. इस सॉफ्टवेयर ने फर्म की सेल बढ़ा दी। उसके बॉस ने उसके इस काम को एक्नॉलेज किया और उसे प्रमोशन मिला। स्टोरी ऑफ विलास, विलास की कहानी। विलास was an 11-year-old boy residing in the same village as Sakal. Vilas's father Mahesh was a fisherman. His father passed away when he was only 2 years old. His mother Gita sold fish to earn money to feed the family. विलास 11 वर्ष का एक लड़का था और वो सकल के गांव में ही रहता था। विलास के पिता महेश एक मछुआरे थे। विलास जब केवल 2 साल का था तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसकी मां गीता ने मछली बेचकर अपने परिवार को पाला पोसा। She bought fish from the landowner's pond and sold it in the nearby mandi. He could earn only rupees 150 a day by selling fish. विलास की मां जमींदार के तालाब से मछली खरीदती थी और उसे पास के मंडी में बेच देती थी। वो मछली बेचकर पूरे दिन का 150 रुपए ही कमा पाती थी। विलास became a patient of arthritis. His mother could not afford to take him to the doctor. He could not go to school either. He was not interested in studies. विलास आर्थराइटिस यानी गठिया का रोगी बन गया। उसकी मां के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसे डॉक्टर के पास ले जा सके। विलास स्कूल भी नहीं जा सका। उसका पढ़ने में भी मन नहीं लगता था। He helped his mother in cooking and also looked after his younger brother Mohan. After some time, his mother fell sick and there was no one to look after her. विलास खाना पकाने में अपनी मां की हेल्प करता था। अपने छोटे भाई मोहन की देखभाल भी करता था। कुछ समय बाद उसकी मां बीमार पड़ गई तथा उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। There was no one in the family to support them. Vilas too was forced to sell fish in the same village. He, like his mother, earned only a meager income. फैमिली में उनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। विलास भी उसी गांव में मछली बेचने के लिए मजबूर हुआ। वो अपनी मां के तरह ही कम ही कमा पाता था। In the two case studies, we saw Sakal went to school and Vilas did not. हमने दो केस स्टडी देखा। एक में सकल स्कूल गया था और एक में विलास स्कूल नहीं गया था। सकल was physically strong and healthy. There was no need for him to visit the doctor frequently. Vilas was a patient of arthritis. He lacked the means to visit the doctor. सकल फिजिकली स्ट्रांग और हेल्दी था। उसे बार बार डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता था। विलास आर्थराइटिस का मरीज था। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो डॉक्टर के पास जा सके। सकल acquired a degree in computer programming. Sakal found a job in a private firm. While Vilas continued with the same work as his mother, he earned a meager income, like his mother, to support a family. सकल ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में डिग्री प्राप्त की थी। सकल को एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई थी, जबकि विलास को वही काम करना पड़ा जो उसकी मां करती थी। अपनी मां की तरह ही उसकी भी इनकम बहुत कम थी, जिसके वजह से वो अपने परिवार को अच्छे से सपोर्ट नहीं कर पाता था। In the case of Sakal, several years of education added to the quality of labor. This enhanced his total productivity.
सकल के केस में उसके एजुकेशन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। कई वर्षों के एजुकेशन ने उसके लेबर के क्वालिटी को बढ़ा दिया था, मतलब उसके स्किल्स को एनहांस कर दिया था, जिसके वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई थी। सकल के मामले में कई वर्षों की शिक्षा ने उसके श्रम की गुणवत्ता बढ़ाई। इससे उसकी कुल उत्पादकता में वृद्धि हुई। टोटल प्रोडक्टिविटी adds to the growth of the economy. This in turn pays an individual through salary or in some other form of his choice. जब ऐसे लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो इससे देश की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है और देश की इकोनॉमी में ग्रोथ होता है। जब देश की इकोनॉमी स्ट्रांग होती है तो इससे लोगों की सैलरी भी बढ़ती है, या फिर अगर कोई बिजनेस वगैरह करता है तो उसे उसमें भी प्रॉफिट मिलता है। कुल उत्पादकता देश की समृद्धि में योगदान देती है। इसके बदले में व्यक्ति को वेतन के रूप में या फिर उसके पसंद के किसी दूसरे रूप में प्रतिफल मिलता है। In case of Vilas, there could not be any education or health care in the early part of his life. He spends his life selling fish like his mother. Henceforth, he draws the same salary of unskilled laborer as his mother. विलास के केस में बचपन में उसे ना तो एजुकेशन मिला और ना ही हेल्थ केयर फैसिलिटी मिला। वो अपनी मां की तरह ही मछली बेचकर अपना जीवन यापन करता रहा। इसी वजह से वो अपनी मां के तरह ही अनस्किल्ड लेबर का सैलरी पाता था। विलास को उसके जीवन के आरंभिक भाग में कोई शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल सकी। वो अपनी मां की भांति ही मछलियां बेचकर अपना जीवन यापन करता, इसलिए वो अपनी मां की ही तरह अकुशल श्रमिक का वेतन पाता था। Investment in human resource via education and medical care can give high rates of returns in future. This investment on people is the same as investment in land and capital. हमने समझा कि ह्यूमन रिसोर्स में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आगे चलकर हमें हाई रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, मतलब हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, जिससे प्रत्येक इंडिविजुअल को भी फायदा मिलेगा। जैसे हम अपने लैंड और कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं इस उम्मीद से कि हमें फ्यूचर में उसका ज्यादा वैल्यू मिलेगा, ठीक उसी तरह ह्यूमन रिसोर्सेज में इन्वेस्ट करने से फ्यूचर में हाई रिटर्न मिलता है। मानव संसाधन में शिक्षा और चिकित्सा सेवा के द्वारा निवेश से भविष्य में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं। लोगों में यह निवेश भूमि और पूंजी में निवेश की ही तरह है। A child too, with investments made on her education and health, can yield a high return in future in the form of higher earnings and greater contribution to the society. एक बच्चे पर उसके एजुकेशन, उसके हेल्थ पर अगर बचपन में ही इन्वेस्टमेंट किया जाए तो वो बड़ा होकर नौकरी करेगा तो उसकी हाई सैलरी से हमें ज्यादा रिटर्न मिलेगा और वो सोसाइटी में भी कंट्रीब्यूट करेगा। एक बच्चा भी जिसकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश किया गया है भविष्य में उच्च आय और समाज को वृहद योगदान के रूप में अधिक प्रतिफल दे सकता है। Educated parents are found to invest more heavily on the education of their child. This is because they have realized the importance of education for themselves. जो पेरेंट्स एजुकेटेड होते हैं उन्हें एजुकेशन की वैल्यू, एजुकेशन की इंपॉर्टेंस पता होती है, तो वो अपने बच्चों के एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं। ये देखा जाता है कि शिक्षित माँ बाप अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक निवेश करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने स्वयं भी शिक्षा के महत्व को अनुभव किया होता है। दे आर ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। दे अकॉर्डिंगली लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रंस नीड्स फॉर एजुकेशन एट स्कूल एंड गुड हेल्थ। अ वर्चुअस साइकिल इज दस क्रिएटेड इन दिस केस। उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन और हाइजीन की वैल्यू और इंपॉर्टेंस पता होती है, तो वे इसके प्रति कॉन्शियस होते हैं। वे अपने बच्चे के एजुकेशन और हेल्थ का ध्यान रखते हैं, जिससे एक वर्चुअस साइकिल क्रिएट हो जाता है, क्योंकि जब वो बच्चा बड़ा होगा तो वो भी अपने बच्चों के एजुकेशन और हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखेगा। वे उचित पोषण और स्वच्छता के प्रति भी सचेत होते हैं। इसी प्रकार वे अपने बच्चों की स्कूली शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखते हैं। इस तरह इस मामले में एक अच्छा चक्र बन जाता है। In contrast, a vicious cycle may be created by disadvantaged parents.
who themselves uneducated and lacking in hygiene keep their children in a similarly disadvantaged state. जब डिसएडवांटेज्ड पेरेंट्स जो स्वयं अनएजुकेटेड होते हैं अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाते, तब एक विशियस साइकिल क्रिएट हो जाता है, क्योंकि ये पेरेंट्स अपने बच्चे के एजुकेशन और हेल्थ का ख्याल नहीं रख पाते। और जब ये बच्चे बड़े होते हैं तो ये भी एक डिसएडवांटेज्ड पोजीशन पे रहते हैं और इनके बच्चों को भी सेम चीज फेस करना पड़ता है, जिससे एक विशियस साइकिल चलता रहता है। इसके विपरीत स्वयं भी अशिक्षित और अस्वच्छता तथा सुविधा वंचित स्थिति में रहने वाले माँ बाप एक दुष्चक्र सृजित कर लेते हैं और अपने बच्चों को अपनी ही तरह सुविधाओं से वंचित स्थिति में रखते हैं। Countries like Japan have invested in human resource. They did not have any natural resource. These countries are developed rich. They import the natural resource needed in their country. जापान जैसे देश ने ह्यूमन रिसोर्स में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है। उनके पास अपना ज्यादा नेचुरल रिसोर्स नहीं है। ये रिच कंट्री है, वे नेचुरल रिसोर्सेस को इंपोर्ट करते हैं। जापान जैसे देशों ने मानव संसाधन पर निवेश किया है। उनके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं था। यह विकसित धनी देश है। वे अपने देश के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों का आयात करते हैं। हाउ डिड दे बिकम रिच डेवलप्ड? They have invested on people, especially in the field of education and health. वे रिच कैसे हुए? उन्होंने लोगों पे स्पेशली एजुकेशन और हेल्थ में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है। वे धनी या विकसित कैसे बने? उन्होंने लोगों में विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया है। These people have made efficient use of other resources like land and capital. जब लोग एजुकेटेड हुए तो उन्होंने लैंड और कैपिटल को एफिशिएंटली यूज किया। उन लोगों ने भूमि और पूंजी जैसे अन्य संसाधनों का कुशल उपयोग किया है। एफिशिएंसी एंड द टेक्नोलॉजी evolved by people have made these countries rich, developed. लोगों के एफिशिएंसी ने और लोगों ने जो टेक्नोलॉजी डेवलप की, उससे ये देश धनी हुआ। इन लोगों ने जो कुशलता और प्रौद्योगिकी विकसित की, उसी से ये देश धनी विकसित बने। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोगों का आज का लेक्चर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर 2 के पार्ट 2 को शुरू करेंगे। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।